सो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ इसके पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, एलिमिनेशन मेथड पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = इतना एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो हम किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास मेथड लिखा नहीं है, पर्टिकुलर इस मेथड से बनाना है। तो इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, एक वेरिएबल्स के दोनों टर्म्स x वाले जो इसमें भी और इसमें भी बराबर हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम। तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। 3 और +4 कितना होता है? 7y और 11 और 24 कितना होता है? 415,213। तो y = कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड में चला जाएगा 35/7, तो y = 5। एक वैल्यू आ गया y का। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो इसको किसी में रख दीजिए, y = 5 को पुटिंग y = 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वी गेट 2x + 3y। तो 3y के बदले में क्या रखेंगे हम? 5 जो आया हुआ है = 11। ठीक है बच्चों, अब 2x + 5 3 = 15। ठीक है, = 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15 उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 में से 11 गया -4। ठीक है, 15 इधर माइनस हो जाएगा तो -4 आएगा। तो x = कितना आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज का साइन दे सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x = -2। x = -2। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो इसमें हम पुटअप करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इस इक्वेशन में y = mx + c, x है ये। ठीक है, तो y के बदले में क्या रखें बेटा हम? 5 = m की वैल्यू निकालनी है। x कितना है? x आया हमारा -2 प्लस c। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर प्लस c नहीं है यहाँ पे, 3 है, 3 है, +3। तो 5 - 3 = -2m। तो 5 - 3 2/-2 = m। तो m = -1। ठीक है, इम्प्लाइज का साइन भी देना अच्छी बात है। ठीक है, तो हम m की वैल्यू निकाल दिया हमने। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे टर्म्स को बराबर करना है और उसको एलिमिनेट करना है, तो सारी इक्वेशन आप बना सकते हो। ओके बच्चों, तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ये अब आ गया वर्ड्स प्रॉब्लम। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में या तो इक्वेशन आता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, या तो वर्ड प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप एनफ प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर आपको थ्योरी को समझने का कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसमें सबसे मेन होता है इक्वेशन बनाना। जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे मेन होता है इक्वेशन को बनाना। इक्वेशन जब एक बार बन गया तो उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या सिनेरियो है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। तो let first number be x and second number equal to कितना हो जाएगा? by। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? x - y का। x - y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 26। और क्वेश्चन में एक और रिलेशन दिया हुआ है, 1 number is 3 times the other। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको 1 दे दो। 1 number is 3 times। मानो x 3 टाइम है, x 3 टाइम है तो x = 3y हो जाएगा ना। तो इसको मैं x - 3y = 0। ठीक है,
यहाँ पे ग्रेटर नंबर भी लिख सकते हो, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया तभी 26 आया। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया ना, इसको इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये जो है और ये है, इसको सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन मेथड से। तो 1 माइनस 2 कर देता हूँ मैं, माइनस का साइन है ये। ठीक है, वी गेट, तो x माइनस वाई, ये y है, इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो माइनस वाई और प्लस 3y कितना होगा, 2y इक्वल टू 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 13। 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा तो 13 हो जाएगा, मतलब हमारा y का वैल्यू निकल गया। तो आप इसमें रख दीजिए, इसमें रखिए y की वैल्यू। तो पुटिंग y इक्वल टू 13 इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट x माइनस 13 इक्वल टू 26। सो x इक्वल टू 26 प्लस 13 इक्वल टू 39। तो हमारा x और y की वैल्यू निकल गई, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर क्या हुआ, ग्रेटर नंबर 39 है और स्मॉलर नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारा 26 है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वेश्चन के कंडीशन को। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले समझते हैं और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब जब एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो बनाना आसान हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन हो या कोई भी मेथड हो, किसी से बनाओ आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब नया देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा, सबसे पहले आपको जानना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो सॉल्यूशन में लिखिए, लेट एक्सीड द स्मॉलर, लेट वन एंगल, एक एंगल कितना है, बी एक्स, तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल बी 180 माइनस, सॉरी वाई मान लेते हैं, बी वाई। तो x प्लस वाई कितना है, 180 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का सम 180 है। और एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, एक क्या है दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है, मतलब दोनों को घटाएंगे, एक नंबर है और दूसरा नंबर है, एक नंबर जो है दूसरे वाले से 18 ज़्यादा है, तो दोनों नंबर को घटाएंगे तो 18 आंसर आएगा ना, क्योंकि 18 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और रिलेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, हम इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए ना, देखने में लग रहा है कि अगर टर्म्स बराबर हों तो हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, क्योंकि ऐड करने के बाद y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू, हमें जोड़ना है ना x 2x, तो 180 और 18 कितना होता है, 198। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x बराबर 198 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। एक एंगल आ गया 99 डिग्री, तो दूसरा एंगल 180 में से घटा दो, देयरफॉर x के मान इसमें रख दो, पुटिंग x इक्वल टू 99 इन कहाँ, इन फर्स्ट इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो, जब एक वैल्यू आ जाए तो उसको किसी में रख सकते हैं। वी गेट 99 इसमें रखो प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 99 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और इतना आ जाएगा। ठीक है, 81 डिग्री, हाँ डिग्री लगा सकते हैं क्योंकि फाइनली ये एंगल ही तो है। हाँ, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको साथ में लिखते भी रहो आप, ठीक है ना।
मुझे पता है आप ऑलरेडी बना चुके हैं बहुत बार, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, हमारे एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार और लिख लोगे तो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे। हाँ, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं, तो इसको भी देखते हैं कि कैसे बनेगा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, और उसके बाद लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछता है ना उसी को लेट किया जाता है, उसी को लेट कर लो। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो सॉल्यूशन लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज़ कितना x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज़ y। इतना समझ में आ गया। अच्छा, उसने 7 बैट खरीदा, तो एक बैट का प्राइस है x, तो 7 बैट का प्राइस हो जाएगा 7x। उसने 6 बॉल भी खरीदा, तो एक बॉल का प्राइस है y, तो 6 बॉल का प्राइस हो जाएगा 6y। इन दोनों को मिला के उसने कितना पैसा दिया? 3800 दुकानदार को दिया सामान का। ऐसे ही 3 बैट खरीदा तो 3x उसका प्राइस हुआ। 5 बैट खरीदा तो 5y हुआ। ठीक है, 5 बॉल्स खरीदा तो 5y, और दोनों को मिला के कितना पैसा दिया उसने? 1750। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो कोई भी टर्म बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे किसी भी एक वेरिएबल वाले टर्म का। ठीक है, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन ये 2 है और ये 1 है, और इसको कितना से करना पड़ेगा? इसको 7 से कर रहा हूं, इसको 3 से कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 7 जा वी गेट 21x प्लस 6 3 जा 18 y इक्वल टू 300 300 3 8 जा 24 3 0 9 2 11। एक बार चेक कर लेते हैं, 3000 इतना। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35y इक्वल टू 700 7 5 जा 35 इन हैंड 3 7 7 जा 49 3 52 इन हैंड 5 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर से चेक कर लो, 700 इतना आ गया। अब इसको क्या है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए। एलिमिनेशन का मेन मकसद यही होता है ना कि एक वेरिएबल गायब हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, एक ही वेरिएबल बचे और उसको कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं तो आ जाता है। ठीक है, इसका कितना होगा? 7 35 में से 18 घटाओ, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस साइन है बड़े वाले नंबर के साथ, और इसको भी घटाओ, रफ में घटा लो या यहीं घटा लो। 5 0 में से 0 गया 0, 5 में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। 5 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, तो 800 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत? गलत तो नहीं हुआ? एक बार यहाँ चेक कर लो, 12250 और 11400 को घटाओ तो 0 5 8 850 आएगा। 850। ठीक है, अब y, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 850 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो y बराबर हो जाएगा 850, ये 5 है अपॉन 17, तो y इक्वल टू आ जाएगा 50। ये 50 है। ठीक है, तो हमारा y का मतलब क्या है? एक बॉल का प्राइस। तो ऐसे ही आप x, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो x का प्राइस आ जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है, ईच बॉल का तो हमने निकाल लिया 50 रुपया। अब y का मान अगर आप किसी भी इक्वेशन में रखते हो तो x आ जाएगा, और वही पूछ रहा है, ईच बैट मतलब x। ठीक है, तो बाकी आप कर लेना। ठीक है, आई हैव सॉल्व द मेजर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको खाली 5% पार्ट आपको करना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है अगला। ओके, अब हम दूसरा एक्सरसाइज बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि मैं एनसीईआरटी का हर एक टाइप का क्वेश्चन बनवाऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हमने किया सॉल्यूशन वाला, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम देखा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। अब हम देखेंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक, मतलब रेशियोज वाला, a1/a2 b1/b2, इस कॉन्सेप्ट वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड तो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो एलिमिनेशन से ही बना देंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना है, फाइंड आउट करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। सबसे पहला काम ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 b1 c1 कितना है, क्योंकि इसी की ज़रूरत है हमें। फिर a2 b2 और c2 कितना है। a1 का मतलब x का कोफिशिएंट, तो 1, ठीक है, सर्कल कर देता हूँ। b1 का मतलब -3, c1 का मतलब -3, ठीक है। a2 कितना है 3, b2 कितना है -9, c2 कितना है -2, ठीक है। तो a1/a2 का मान निकालिए और b1/b2 का मान निकालिए। पहले देखिए क्या आता है, 1/3 -3/9 -3 b1/b2 कितना हो जाएगा -3/-9 और c1/c2 कितना आ जाएगा -3/2। तो आप देखेंगे कि इसको भी काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। मतलब हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो इनका लाइंस कैसा बनेगा, पैरेलल, पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो ये भी मैं एक्स्ट्रा तो के तौर पे मैंने बता दिया, एग्जाम में कभी कभी आता है। तो सेम आप इसको देखो, इसको देखो, सेम इसको देखो, a1 लिखो, b1 लिखो, c1 लिखो, a2 लिखो, b2 लिखो, c2 लिखो, ठीक है। और जल्दी से आप मान बताइए, रेशियो निकाल के। 2 है a1, b1 कितना है 1 है, c1 कितना है 5 है, a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 2 है और c2 कितना है 8 है, ठीक है, ठीक है। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कितना होगा बच्चों, ये निकालिए, 2/3, b1/b2 1/2 और ये 5/8। तो आप देखिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या हम समझेंगे कि नो सॉल्यूशन। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओ सॉरी गलती बोल दिया, यूनिक सॉल्यूशन होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, ठीक है, इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे, ठीक है। ओके ओके, चलो बाकी आप इसको देख लेना, सेम तरीके से आप बना लेना। हाँ, अब मैं लास्ट वाला आपको मैं बना के दिखाऊंगा, ये वाले सवाल। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम बनाएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये वर्ड प्रॉब्लम है। 1 मिनट लास्ट में देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो एक बार मैं वर्ड प्रॉब्लम को भी देख लेता हूँ। ओके, 1 मिनट। ये क्वेश्चन था
इसको हम बनाएंगे, ये भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है। तो let the numerator be x and the denominator be y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि when a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, तो हमारा फ्रैक्शन तो x/y है और 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 1/3, ठीक है। तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 से करोगे तो 3x - 3 = y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को 1 से और 3 को इससे, तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 3x - y - 3 = 0। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, इसका नंबरिंग कर दो पहला। फिर एक और रिलेशन दिया हुआ है कि एंड इट बिकम्स 1/4 बन जा रहा है, कब, जब हम 8 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, 8 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, देखो 8 ऐड किया मैंने, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर y + 8, तो 4x - y - 8 = 0। इन दोनों को मैंने इधर लेके आ गया, ठीक है, जैसे इसको लेके आया था मैं। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब इसको घटाने की कोशिश करो, अब इसको घटाने की कोशिश करो, तो कितना होगा, 3x मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट को लिखो ऊपर, 3x - y - 3 = 0 और 4x - y - 8 = 0। तो इसको घटाओ, माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो गया, तो -x और ये +5 = 0, ये प्लस हो जाएगा ना, तो -x = -5 इम्प्लाइज दैट x = 5। न्यूमरेटर तो हमारा आ गया, न्यूमरेटर आ गया 5, तो इधर कर देता हूँ मैं, पुट करो उसको किसी भी इक्वेशन में, इसी में कर दो, इसमें कर दो, इसमें, तो पुटिंग x = 5 in first, we get 3 × 5 - y = 3, ठीक है। तो 15 - y = 3, तो -y = -12, तो y = 12। तो हमारा फाइनल फ्रैक्शन क्या आ गया, 5/12, ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि x और y की वैल्यू पता चल गई, तो x/y कर दो, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बेटे, ठीक है, चलते हैं 2-4 क्वेश्चन और बनाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत। 1 मिनट, अच्छे क्वेश्चंस कहाँ हैं, एक आध और बनाते हैं हम, और देखता हूँ कि क्वेश्चंस हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन और था, वर्ड प्रॉब्लम था, देखता हूँ मैं कहाँ है, यस ये वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको बनाते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। उसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ मैं आऊँगा आपके लिए, अगला चैप्टर। ऐसे ही मैं एनसीईआरटी का हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, कोई हॉस्टल है उसमें एक चार्ज फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, रिमेनिंग आप जितना दिन रहते हो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, और डेली बेसिस चार्ज कितना है, डेली बेसिस चार्ज डेली के हिसाब से ₹Y। तो एक इंसान, एक बच्चा है, वो कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए एक बच्चा है, वो 20 दिन तक रहता है, तो 20 दिन में कितना खर्च देना पड़ेगा, x तो देना पड़ेगा, प्लस 20y, ये डेली वाला खर्चा है।
और उसको 1000 रुपया पे करना पड़ा। एक और बच्चा बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो एक्स तो देना पड़ेगा उसको भी। ये ए वाला केस है और ये बी वाला केस है, बी बच्चे के लिए। एक्स प्लस कितना दिन 26, वाई इक्वल टू 1180। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक्स से एक्स गया, ये -6y बचा इक्वल टू, इसको घटा दो 1180 यहाँ लिखो और 1000, तो 0 8 1 180 माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 30। y का मान आ गया, मतलब पर डे का मान आ गया कि पर डे इतना लेता है। किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दो x y का मान, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। ठीक है, यहाँ पे 30 रख दिया मैंने, बहुत आसान है। तो x प्लस 600 इक्वल टू 1000, 600 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, मतलब फिक्स चार्ज क्या है 400 रुपीज़। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको मैंने एक एक क्वेश्चन ही नहीं कराया बस, बल्कि एक एक लाइन को समझाया मैंने कि कैसे अगला लाइन आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है। ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि आप एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो। ठीक है, फिर टाइम आ गया है गुड बाय कहने का। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।